हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस का पहला चैप्टर का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आपने देख लिया ना? नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, एकदम चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और नंबर 2 आज हम बना रहे हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, यानी कि आज़ादी के पहले 40 साल। आपको अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते ये हाल होता है तो इसका सोल्यूशन है, एक बार वीडियो देखो फिर चैप्टर पढ़ो, फटाफट पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करें। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 90। उस वक्त नेताओं के सामने बड़ी चुनौती थी, कौन सी आर्थिक प्रणाली भारत के लिए ठीक रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। हमें तो ऐसा प्रणाली चाहिए था जिससे सर्वजन कल्याण हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों का ही कल्याण हो। आर्थिक व्यवस्थाएं जैसे आप जानते हो 3 तरह के होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी, जहाँ मार्केट या कस्टमर्स जो डिमांड करते हैं, प्रोड्यूसर्स वही चीज़ें बनाते हैं और उसको अच्छे प्राइस पे बेचते हैं ताकि मुनाफा हो। और इसको फ्री मार्केट कहते हैं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो एक बार फिर से देखो, कस्टमर ने मांगा, प्रोड्यूसर ने बनाया, कस्टमर ने अच्छे पैसों से खरीदा, प्रोड्यूसर को मुनाफा हुआ। नंबर 2 है सोशलिस्ट इकोनॉमी या समाजवादी व्यवस्था, जिसे कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। सरकार डिसाइड करती है क्या बनेगा, कितना बनेगा, किसके लिए बनेगा। तो दोनों को अगर कंपेयर करो, बाजार इकोनॉमी मतलब कस्टमर जो चाहते हैं प्रोड्यूसर वही बनाते हैं, और दूसरा है सरकार कहती है कि देश की जनता को किन चीज़ों की ज़रूरत है, हम वही चीज़ बनाएंगे। तो इन दोनों को अगर मिक्स करो तो बनता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें फ्री मार्केट भी कुछ पॉइंट्स होती है और कमांड इकोनॉमी भी कुछ पॉइंट्स होती है। फॉर एग्जांपल, फ्री मार्केट, बाजार उन वस्तुओं को उत्पाद करता है जिनके ग्राहकों में मांग है और ग्राहक के पास क्रय क्षमता है। किसी सब्जी वाले को ही देख लो, पहले उसके ठेले में क्या रहता था, बैंगन, गोभी, खीरा, बीन्स, भिंडी, इस तरह के। अब उसमें ब्रोकली, मशरूम जैसी चीज़ें भी रहती हैं क्योंकि कस्टमर का डिमांड है, कस्टमर पैसे भी दे रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया ना? और गवर्नमेंट वाला पार्ट भी देख लो, सरकार जन समूह को उन आवश्यक वस्तुओं को, सेवाओं को उपलब्ध करवाते हैं जिनको उनको आवश्यकता है, ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स, रेलवेज, रोड्स, इन चीज़ों की ज़रूरत। तो भारत के उस वक्त के नेताओं ने चाहा भारत एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बने, ऐसी अर्थव्यवस्था हो जहां पब्लिक सेक्टर की बड़ी स्ट्रांग भूमिका हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही सरकारी होगा, लोगों के पास निजी संपत्ति भी होगी और निजी कंपनियां भी रहेंगी। तो इस उद्देश्य को कैसे साकार किया जाए? सरकार ने डिसाइड किया कि हर 5 साल एक 5 ईयर का प्लान बनेगा, अगले 5 साल क्या क्या काम होंगे, और इसका बनाने का दायित्व 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने योजना आयोग की स्थापना की, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। और इसमें तो बड़े सारे हस्ती थे, पर इनका नाम श्री प्रसन्न चंद्र महालानोबिस, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियन थे, इनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है क्योंकि ये गोल्स को प्लान में कन्वर्ट करने में बड़ा काम किया था। तो गोल्स क्या क्या थी? सबसे पहले समृद्धि या ग्रोथ, हमारे देश में जितनी वस्तु और जितनी सेवाएं हैं, इस सबको बनाने की क्षमता में कंटिन्यूअस वृद्धि होती जाए। तो ऐसे पता चलेगा, इसका मेन इंडिकेटर है कि हमारी जीडीपी में कंटिन्यूअस इंक्रीज होता जा रहा है। और जीडीपी आपको याद है ना, एक देश में एक साल में जितना भी कृषि उत्पाद, विनिर्माण उत्पाद, सेवा उत्पाद और अन्य प्रोडक्शन, जितने भी टोटल प्रोडक्शन हो बाजार में, उसका मूल्य, ये अगर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारी ग्रोथ हो रही है। नंबर 2 में था आधुनिकरण या मॉडर्नाइजेशन। वस्तु सेवा के जो अगर हम उत्पादन बढ़ाएंगे तो उसके लिए नई टेक्नोलॉजी भी तो लगेगी ना, और केवल टेक्नोलॉजी से हो जाएगा? हमारा सामाजिक दृष्टिकोण भी तो बदलना पड़ेगा। छुआछुई, जात पात, इन सब चीज़ों को पीछे रख के आगे बढ़ना है। तीसरे नंबर सेल्फ रिलायंस, एक नए आज़ाद देश के लिए कितना इम्पॉर्टेंट था। जितना संभव है उतना उत्पाद अपने संसाधनों से करो, इंपोर्ट से बचो, क्योंकि अगर हम खाद्यान्न के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, कैपिटल के लिए विदेश पर निर्भर हो जाए तो फिर हम इंडिपेंडेंट कैसे हुए? विदेशी शक्ति तो हमारे देश में फिर हस्तक्षेप करने लगेंगे, ये तो ठीक नहीं होगा। और 4th नंबर पे समानता या इक्विटी, विकास के जो फल हो वो सबको समान तरीके से मिले, ऐसा न हो कि कुछ को मिले और कुछ को ना ही मिले। प्रत्येक भारतीय को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन जैसे जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है ये पूरी हो। तो अलग अलग क्षेत्रों में ये योजनाएं कैसे लगाई गई? चलो कृषि से स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर है, याद है ना आपको, उपनिवेश काल में कृषि में ना तो समृद्धि थी ना ही समता। इंडिपेंडेंस के बाद तो एक क्रांति हो गई। फॉर एग्जाम्पल, पहला चीज़ जो हुआ लैंड रिफॉर्म्स या भू सुधार। जमींदारी प्रथा को तो उखाड़ के फेंक दिया। जमींदारी प्रथा क्या थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट वो जो किसानों से टैक्स लेना चाहती थी, उन्होंने बीच में ज़मींदार को बिठा दिया कि तुम भाई टैक्स कलेक्ट करो किसानों से, हमें दे देना और अपने लिए एक हिस्सा रख लेना और ऐशो आराम की ज़िंदगी करना। शासकों में से किसी का ध्यान ज़मीन की समृद्धि बढ़ाने पर तो नहीं था, किसान पिसता जा रहा था। तो लैंड रिफॉर्म का सबसे पहले क्या हुआ? किसान को भूमि का मालिकाना मिल गया। कितनी बड़ी चीज़ है ना।
नंबर 2 क्या हुआ, भूमि के साथ साथ विकास भी तो चाहिए, उसके लिए पूंजी उपलब्ध करवाना, बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन मिलने लगा। और तीसरा नंबर, भू संपत्ति पर अधिकतम सीमा निर्धारण या लैंड सीलिंग एक्ट। नहीं तो क्या होगा, एक किसान बहुत सारी ज़मीन खरीद के खुद जमींदार बन के बैठ जाएगा, फिर वही बात हो जाएगी। तो ये भू सुधार कृषि कानूनों का क्या प्रभाव पड़ा। पहले नंबर, कृषि उत्पादन में वृद्धि तो जरूर हुई, लेकिन निर्धन किसानों का ना बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो जमींदार थे उन्होंने अपने को किसान नाम दे दिया और किसान नाम करके सारी ज़मीन अपने नाम करने लगे। जो काश्तकार था वो तो वहीं का वहीं रह गया। और जो भू सीमा निर्धारण कानून, लैंड सीलिंग एक्ट, बड़े जमींदारों ने तो कोर्ट में इसको चुनौती दे दी। केवल केरल और पश्चिम बंगाल में इसको बड़ी अच्छी तरह से लागू किया गया, दूसरी जगह पर निर्धन किसान आज भी असमानता से जूझ रहे हैं। तो ये तो था भू सुधार। अब देखते हैं हरित क्रांति, जो योजना आयोग ने इस पर काफ़ी जोर दिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन। स्वाधीनता से पूर्व किसानों के पास एक तो पैसे नहीं थे निवेश के लिए, और सिंचाई व्यवस्था जो था पूरा मानसून पर डिपेंडेंट था। वर्षा हुई तो हुई, नहीं हुई तो बस गए काम से। तो पहला काम जो हुआ वो था उच्च पैदावार वाले बीज लगाना, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जिससे चावल, गेहूँ, अलग अलग किस्म के दालें, ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी पैदावार हो। अब इन सीड्स को चाहिए खूब सारा पानी, तो उसके लिए बने नहर, डैम्स, पंप्स लगाए गए ताकि खेतों में अच्छी तरह पानी पहुँचे, कीटनाशक दिए गए। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना, व्यय सापेक्ष है, दे आर एक्सपेंसिव। इसलिए पहले जो इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला दशक था उसमें आप देखा गया हरित क्रांति, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे जो थोड़े आर्थिक स्थिति अच्छी थी ऐसे राज्यों में दिखाई दी। पर द्वितीय दशक तक काफ़ी फैल गया और कई फसलों को लाभ हुआ, और इस प्रकार भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। ये तो एक बहुत बड़ी कदम थी हमारे लिए, क्योंकि हम नए इंडिपेंडेंट देश थे, आप आत्मनिर्भर बन चुके। उत्पाद बढ़ जाने से अपने भोजन के लिए अन्न रखने के बाद जो बाकी हिस्सा बचता था, किसान उसे बाजार में बेच रहे थे। काफ़ी खाद्यान्न बाजार में आ गया तो खाद्यान्न की कीमतों में भी कमी आ गई, ये भी अच्छी बात थी। पर इसकी आलोचनाएं भी होती हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। एक नंबर, फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो दी जाती है किसान को, इससे किसान को तो पता नहीं क्या लाभ होता था, फर्टिलाइज़र कंपनी को ज़रूर लाभ होता था, इसलिए इसको बंद करने की मांग आई। और ये भी देखा गया जीडीपी में कृषि का योगदान कम हो रहा है, लेकिन कृषि करने वालों की संख्या की नहीं। क्या इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि कर रहे हैं? पर एक देश की ग्रोथ तभी होती है, निर्धन देश तभी प्रगति करते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे उद्योगों में काम कर रहे होते हैं। तो उद्योगों की आधुनिकीकरण और समृद्धि, इसको बढ़ावा देना है, और पंचवर्षीय योजना में यही हुआ। स्वाधीनता के समय भारत में क्या थे? कपड़े के मिल थे और पटसन के मिल थे। कपड़ों के मिल याद करो, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इधर कपड़े और जूट के मिल थे वेस्ट बंगाल में, और जमशेदपुर, कलकत्ता जैसे जगह में आयरन एंड स्टील के फैक्ट्रीज थे। तो उस वक्त उद्योगपतियों के पास निवेश करने के लिए ना बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, ना ही उस वक्त का बाजार इतना बड़ा था कि माल जो भी बनाओगे लोग खरीद लेंगे। इसलिए निर्णय हुआ कि जो बड़े उद्योग हैं, भारी उद्योग हैं, उनको सरकार उनको चलाएगी और निजी क्षेत्र अन्य वस्तु बनाएंगे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में 3 वर्गों में उद्योगों को बांटा गया। एक जिस पर सरकार का पूरा ओनरशिप है, फॉर एग्जांपल स्टील अथॉरिटी, स्टील बनाते हैं। कोल इंडिया, कोल उत्पादन करना। नेशनल थर्मल पावर, कोयले से विद्युत का उत्पादन करना। 2 नंबर, ऐसी चीज़ें जो निजी क्षेत्र भी बनाए और सरकार भी बनाए, लेकिन कोई नई यूनिट स्टार्ट करने की क्षमता केवल सरकार के पास है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, वाल्को और नाल्को तत्कालीन या पब्लिक सेक्टर कंपनीज थे। इंडियन एल्यूमिनियम, हिंडाल्को प्राइवेट सेक्टर कंपनीज थी, पर एल्यूमिनियम चारों ही बनाते थे। 3 नंबर पे निजी क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग। निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों को सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, और सरकार कहती थी ऐसे क्षेत्र में जाओ जहाँ कोई विकास नहीं है, वहाँ जाओगे तो हम जल्दी लाइसेंस दे देंगे, आपको टैक्स रिबेट देंगे, आपको लो रेट पे बिजली देंगे। सरकार का उद्देश्य था कि यहाँ कंपनीज लगेंगी तो यहाँ ये जगह का विकास अच्छी तरह से हो जाएगा। अगर वर्तमान उद्योग को बढ़ाने के लिए, कोई नई वस्तु बनाने के लिए भी निजी क्षेत्र को सरकार से लाइसेंस लेना होता था, और सरकार का उद्देश्य था कि ऐसी चीज़ें और बनाओ ना जिसको देश की ज़रूरत है। लघु उद्योग या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे भी पंचवर्षीय योजना ने ध्यान दिया। ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने कहा लघु उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु यानी कि 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम निवेश जहां होता था उन दिनों, आज तो 1 करोड़ तक का भी होता है। लघु उद्योग श्रम प्रधान होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रोजगार सृजन करेंगे, इससे बड़े अच्छा काम होगा, गाँव में एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगा लोगों को। लेकिन वो बड़े उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, अतः कुछ वस्तुओं को लघु उद्योग के लिए रिजर्व कर दिया गया। खुद ही देख लो।
तो अभी हमने कृषि और उद्योग इन दोनों पे नज़र डाला। अब एक नज़र हम लोग ट्रेड पॉलिसी पर भी डालेंगे। तो पहले जो 40 इयर्स थे, इसमें जो योजनाएं 5 ईयर प्लान्स बनी, ये सारे डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक ट्रेड पर ही थी। उनका कहना था कि आयात के बदले घरेलू उत्पादन से हम पूरा रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे, घर में ही बनाओ और घर में ही बेचो। तो आयात के प्रति उत्साह कम करने के लिए इसलिए सोचा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों के साथ नए नए विकासशील देश कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे, वो उतनी स्ट्रॉन्ग तो थे नहीं। इसलिए घरेलू उद्योग को बचाने के लिए कुछ कदम लिए गए। फॉर एग्जांपल प्रशुल्क, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी। इतना ज़्यादा कर लगा दो जो इंपोर्टेड चीज़ों पर कि वो महंगी हो जाएंगी और कस्टमर उन्हें खरीदना नहीं चाहेंगे। आज भी लगती हैं वैसे। अभी देखो 2-3 साल पहले लोग बहुत सोना खरीद रहे थे, तब गवर्नमेंट ने उस पर अच्छी खासी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। और है कोटा में केवल निर्दिष्ट मात्रा में वस्तु आयात होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, जितना मांग लो मिलने से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इस नीति की भी आलोचना हुई, क्योंकि घरेलू कंपनियां कभी भी विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी। वो तो रिलैक्स हो जाएंगी, हमारे सारा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, क्या ज़रूरत है हमें बेटर बनने के लिए। कुछ दिनों के लिए नीति ठीक थी, बाद में खुले बाजार की नीति से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बनी, तो इस हिसाब से ये नीति अच्छी थी। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं का क्या प्रभाव हुआ, चलो उसके प्रभाव तो आज हम देख रहे हैं। हम इस दशक में और इससे पहले दशक में उसका प्रभाव हम देख रहे हैं। नंबर 1 प्रभाव हमने देखा, जीडीपी निरंतर बढ़ता जा रहा है। नंबर 2 हमने देखा कि इंडस्ट्री का पोर्शन बढ़ता जा रहा है। नंबर 3 हमने देखा कई क्षेत्र जो सार्वजनिक में थे अब वो निजी क्षेत्र में आ गए हैं। क्यों, है ना, पिक्चर देखो। और जो लाइसेंस राज था उसका अंत हो गया, क्योंकि लाइसेंस राज संरक्षण के टाइम पे क्या था कि लोग गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिश नहीं करते थे, पूरा प्रोटेक्टेड इकोनॉमी था। और अब खुल गया इकोनॉमी, विदेशी कंपनियों के साथ कंपटीशन करना है, इसलिए क्वालिटी बढ़ानी है। कैसे ये सब चीज़ें हुई उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों याद करो, क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय क्या है? पहले वीडियो देखो, फिर अध्याय पढ़ो 5 मिनट और चैप्टर क्लियर। अपने शब्दों में आंसर लिखना, एग्जाम्पल के साथ साथ बढ़िया नंबर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।